नमस्कार मित्रों, विज्ञापन के सबसे महत्वपूर्ण विषय ब्रांड पर मैंने आपसे 2 व्याख्यानों में बड़ी विस्तार से चर्चा की है, किंतु ये विषय और भी बात करने के लिए चर्चा का मांग करता है और इस व्याख्यान में हम इसके कुछ और अनछुए पहलू पर आपसे संवाद करने वाले हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है। ब्रांड पर तो बात की है, ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है उस पर एक विज्ञापन के विद्यार्थी को उतनी ही गहराई से पता होना चाहिए। उसकी छवियां कैसे बदलती हैं और कैसे उसकी छवियों का उस प्रोडक्ट पर के विक्रय पर असर पड़ता है, उस पर भी आपसे बात करना है। कैसे ब्रांड वैल्यू प्रभावित होती है और ब्रांड प्रबंधन का क्या सिद्धांत है। इन 3-4 विषयों पर इस व्याख्यान में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। मुझे लगता है ये सारे विषय भी आपके पाठ्यक्रम से तो उतने ही जुड़े हुए हैं और किसी भी विज्ञापन का विषय आप पढ़ेंगे ब्रांड और एम्बेसडर के बगैर वो अधूरा ही रहेगा। तो ब्रांड एम्बेसडर क्या है, ब्रांड एम्बेसडर कैसे काम करता है, प्रोडक्ट के प्रचार हेतु जब किसी व्यक्ति को चुना जाता है। अब देखिए, जब हम किसी व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट के लिए लेकर आते हैं, कोई कंपनी लेकर आती है, मुझे साबुन का विज्ञापन करना है, शैम्पू का करना है या किसी चीज़ का करना है, तो हम किसी एक एम्बेसडर को पकड़ते हैं, किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं। वो व्यक्ति कौन होता है? वो व्यक्ति वो होगा जिसका एक बड़े वर्ग पर प्रभाव होगा, जिसकी बात सुनी जाएगी। तो वो व्यक्ति हमें समाज में खोजना पड़ता है और आम तौर पर एक विज्ञापनों में लंबे समय से परंपरा रही है मॉडल्स को लेकर। बहुत पुरानी परंपरा आप जब देखेंगे विज्ञापन में तो मॉडल्स लेके आते थे। हमने भारत का इतिहास पढ़ा तो हमने देखा राजे महाराजा कोई ब्रांड बनाया जाता था, एम्बेसडर बनाया जाता था। फिर बाद में मॉडल्स आए, एक परंपरा उनका, फिर वो मॉडल्स धीरे धीरे सिनेमा में आ जाते थे। वहाँ मॉडलिंग करते करते जब उनकी मॉडलिंग और उनकी थोड़ी सी एक्टिंग बेहतर होती थी तो सिनेमा में उनका रास्ते खुल जाते थे। किंतु आज चीज़ें बदल रही हैं। मॉडल्स से ज़्यादा अब सिने अभिनेता आने लगे हैं और दूसरा स्पोर्ट्स पर्सन आने लगे हैं। अब धीरे धीरे समय बदला है। प्रोडक्ट के प्रचार हेतु जब किसी व्यक्ति को चुना जाए, ब्रांड इस्तेमाल करना समाज में रुतबा दर्शाता है। आप कैसे व्यक्ति को चुन रहे हैं उससे तय होता है। आप देखें इस समय बहुत सारे ब्रांड का विज्ञापन कौन कर रहे हैं? अमित जी कर रहे हैं। ये ब्रांड के लिए क्यों उनके लिए रखा जाता है? कभी आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि कोई कंपनी ब्रांड एम्बेसडर किसे चुनती है और क्यों चुनती है। उसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक लगाइए तो आपको समझ आएगा कि जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंच गया है, न सिर्फ शिखर पर पहुंचा है अपितु वो वहां पर कंटिन्यूसली अपना परफॉर्म भी कर रहा है बेहतर तरीके से, तो गुणवत्तापूर्ण काम कर रहा है, तो धीरे 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 लोग उसको ब्रांड के रूप में स्वीकार करने लगते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति अपने क्षेत्र का सिद्धस्त आदमी है और इसकी कही बात को हम मान लेंगे। तो क्रिकेट के क्षेत्र में आप देखते हैं ढेर सारे क्रिकेटर्स जो होते हैं, चाहे वो विराट कोहली की बात कर लीजिए, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी की बात कर लीजिए, चाहे आप रोहित शर्मा की बात कर लीजिए, है ना। तो जिनका दौर चलता है स्पोर्ट्स में, अभी आप देखते हैं पीवी सिंधु, फिर हम देखते हैं साइना नेहवाल। तो आपने देखा जैसे ही नीरज चोपड़ा जेवलिन में कमाल करते हैं, विज्ञापनों में आने लगते हैं। तो हमारे यहाँ जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता के साथ अपना काम कर रहा है, विज्ञापन कंपनियां उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेती हैं। किंतु ऐसा भी होता है कि जिनके कोई फैमिली डिस्प्यूट चल रहे हैं, कोई बड़ा काबिल अभिनेता है लेकिन पारिवारिक विवादों में उलझा हुआ है, डिवोर्स की स्थितियां हैं, घर में कुछ और इस तरह का चल रहा है, तो विज्ञापन कंपनी ऐसे, उसने कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दिया है ना। तो ऐसे व्यक्तियों को विज्ञापन एजेंसियां या विज्ञापन कंपनियां अपने ब्रांड बनाने से परहेज करती हैं। एक बड़े ब्रांड एम्बेसडर थे, एक बड़ी ऑनलाइन कंपनी की ब्रांडिंग करते थे, लेकिन उन्होंने तकरीबन 4-5 वर्ष पहले एक स्टेटमेंट दे दिया और उस स्टेटमेंट वायरल हुआ और उस कंपनी ने आहिस्ता से उनको अपने ब्रांड से अलग कर दिया, अपनी कंपनी से अलग कर दिया। तो अनेक बार ऐसा भी होता है कि ब्रांड की वैल्यू क्या है, ब्रांड की सोशल वैल्यू क्या है, सामाजिक उसकी प्रतिष्ठा क्या है। यदि उसकी प्रतिष्ठा समाज में बेहतर है तब तो उनको ब्रांड के तौर पर लिया जाएगा, अन्यथा नहीं लिया जाता। और कई लोग जैसे ही मैदान से बाहर होते हैं, आप एक बात और देखिए गौर से, आपने देखा हो कई बार क्रिकेटर्स जो होते हैं
वो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लेते, रिटायर्ड ले लेते, किंतु वह आईपीएल में जमे रहेंगे। उसके पीछे खेल तो उनकी एक बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन ये भी एक साथ में बड़ी वजह है कि यदि वो मैदान पर दिख रहे हैं तब वो जो ऑडियंस है, जो दर्शक हैं, उनके कहीं चीज़ को खरीदने के लिए तैयार होंगे। यदि वो मैदान से चले गए हैं, उनका परफॉर्मेंस खत्म हो गया है, कोई अभिनेता यदि पर्दे पर नहीं दिख रहा है, फिर उसकी अपील उतनी प्रभावशाली नहीं रहेगी। तो हमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि किस व्यक्ति का, किस सेलिब्रिटी का, किस खिलाड़ी का किस तरह का परफॉर्मेंस है, कैसी उसकी लोगों के बारे में, लोगों की उसके बारे में कैसी ओपिनियन है, उसके हिसाब से ही अमित जी का मैंने आपको जिक्र इसलिए किया था कि अमित जी आज कम से कम 30 से 40 ब्रांड के एम्बेसडर हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, और वो इसलिए हैं क्योंकि उनकी छवि अभी भी निरापद है। उन पर बहुत ज़्यादा किसी तरह का आप एलिगेशन नहीं लगा सकते। उनकी छवि ना बहुत पॉलिटिकल है, ना बहुत इस तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं, बहुत सधी हुई बात करते हैं और अपनी छवि को, और कंटिन्यूसली वह सिनेमा में, छोटे पर्दे पर कहीं ना कहीं आपको दृश्यमान भी हो जाएंगे। तो ये उनकी छवि के कारण 82 ईयर्स ओल्ड होने के बावजूद विज्ञापन बाजार उन्हें हाथों हाथ क्यों ले रहा है, ये एक विज्ञापन के विद्यार्थी को समझना होगा। दूसरे और भी अभिनेता हैं, किंतु वह पर्दे पर आते हैं और कुछ समय बाद वो विज्ञापनों से चले जाते हैं। तो इस बात को समझिए, परफॉर्मेंस के हिसाब से तय होता है। आप एक बड़ा कैप्सूल का विज्ञापन आता था, आपको शायद स्मृति में हो, एनर्जी वाले कैप्सूल का। उसमें एक क्रिकेटर आते थे, युवराज सिंह। जैसे ही पता चलता है कंपनी के लिए कि युवराज सिंह को कैंसर है, डिसीज है, बीमारी है, वह उनको उस प्रोडक्ट से अलग कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि हम एक हेल्थ कैप्सूल की बात कर रहे हैं और वहाँ हमारा जो एम्बेसडर है वो खुद एक बीमारी से ग्रसित हो गया है, तो तत्काल उनको अलग कर दिया जाता है। तो किस प्रोडक्ट पर कौन सा व्यक्ति सूटेबल होगा, एनर्जी ड्रिंक में कौन काम आएगा, उसके हिसाब से क्या वह उतना एनर्जेटिक है, क्या उसका परफॉर्मेंस वैसा है, तब तो लोग उसकी बात को स्वीकारेंगे, है ना। अन्यथा उसकी बात को फिर अलग कर दिया जाएगा। तो कोई ऐसा खिलाड़ी, कोई ऐसा क्रिकेटर, कोई ऐसा सेलिब्रिटी जो अपने क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट देता है, उसको विज्ञापन कंपनियां हाथों हाथ ले लेती हैं, और जो पर्दे से गायब होता है और मैदान से गायब होता है, वह कंपनियों के विज्ञापनों के पटल से भी धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो जिसकी मार्केट वैल्यू, डिमांड है, वह विज्ञापन में हमेशा रहने वाला है। जो मैदान में, पर्दे पर, लोगों के बीच है, वही उस पर रहने का अधिकारी है। आप एक बात और देखिए बड़े गौर से, कभी किसी पॉलिटिकल पर्सन को, बहुत पॉपुलर होते हैं, लेकिन आपने कभी ये देखा कभी कोई पॉलिटिकल पर्सन कोई विज्ञापन कर रहा हो? अभिनेता देखे, खिलाड़ी देखे, मॉडल्स देखे, किंतु पॉलिटिकल पर्सन नहीं देखा। उनकी भी तो एक बड़ी मास अपील होती है, किंतु उनको नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि आम व्यक्ति के मस्तिष्क में एक जो छवि है वह पॉलिटिक्स की बहुत पॉजिटिव छवि नहीं है, इसलिए पॉलिटिकल व्यक्ति को उन विज्ञापनों में कभी आपको स्थान नहीं मिलेगा। इवन कई बार म्यूजिशियन में आप देखते हैं, जावेद अख्तर साहब को भी कई बार विज्ञापन में आप देख ले पाएंगे। खांसी का एक विज्ञापन आता है, टॉनिक का, सिरप का, उसमें आप उनको देख पाएंगे। कई ऐसे व्यक्तियों को भी देख पाएंगे जो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, किंतु पॉलिटिशियन आपको कभी नजर नहीं आएंगे। तो इसके भी आप समझिए क्या उसके पीछे क्या लॉजिक है और क्या उनका मनोविज्ञान है। ये सारे एम्बेसडर्स जो तय होते हैं वह साइकोलॉजिकल चीज़ों को देखकर। हाँ, धार्मिक लोग भी आपको बहुत कम मिलेंगे, ये भी देखिए। कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो रिलीजियस से जुड़ा हुआ है वो किसी प्रोडक्ट की अपील कर रहा है, बहुत कम है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा किस प्रोडक्ट के लिए कौन सा व्यक्ति ज़्यादा सूटेबल रहने वाला है। स्पोर्ट्स शूज़ का विज्ञापन आ रहा है तो जाहिर तौर पर कोई स्पोर्ट्स पर्सन करेगा, उसकी ज़्यादा मास अपील होगी, ज़्यादा उससे जुड़ा हुआ वो प्रोडक्ट है। एनर्जी ड्रिंक का विज्ञापन भी कोई दौड़ता भागता कोई खिलाड़ी करेगा, उसकी मास अपील होगी। तो इस तरह से हमें इस बात को, कोई ग्लैमरस चीज़ का करेगा तो कोई एक्ट्रेस की बात करेंगे, है ना। तो कहाँ हमें किस चीज़ का विज्ञापन के लिए कौन सा ब्रांड करना है। हाँ, यदि आपकी लगातार, आप बहुत अच्छे अभिनेता हैं किंतु कंटिन्यूसली आपकी फिल्म्स फ्लॉप्स हो रही, कंपनी आपसे हाथ जोड़ लेगी, क्योंकि आपकी अपील धीरे धीरे कम हो रही, लोगों के बीच में अस्वीकार्यता हो रही है। तो जिसकी स्वीकार्यता है समाज में, उसको विज्ञापन एजेंसियां ब्रांड के तौर पर स्थापित करती हैं। ब्रांड विवादित होने से और चर्चित होने से
ब्रांड कैसे विवादित हो जाता है, कई बार कोई ब्रांड विवादित कर दिया जाता है। आप देखिए, एम्बेसडर की हमने आपसे बात की, अब मैं ब्रांड की थोड़ी सी बात करता हूं कि कोई ब्रांड जैसे ही आप देखियो कि जैसे कि कोई मूवी के बारे में एक कोई अखबार में कमेंट आता है, उसमें इस तरह का कोई एक दृश्य है या इस तरह की कोई एक परंपरा को लेकर कोई बात उठाई गई है, तो जैसे वो डिस्प्यूट होता है तो लोगों की उत्कंठा और तेजी से बढ़ती है। तो अनेक बार कुछ प्रोडक्ट को, किसी सिनेमा को यदि और लोकप्रिय बनाना है तो क्या किया जाता है, उसमें डिस्प्यूट पैदा किए जाते हैं। यह एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है, पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी है। विज्ञापन के विद्यार्थी को यह समझना चाहिए कि अनेक बार इस तरह के हमारे लिए जो कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, वो नीति भी अपनानी पड़ती है कि अपने प्रोडक्ट को यदि हमें लोगों के बीच पहुंचाना है, एक क्यूरियोसिटी जनरेट करना है, तो उसमें कुछ डिस्प्यूट डाल दीजिए। कई बार जो कंपनियां होती हैं वह कपड़ों पर किसी पर्टिकुलर धर्म के जो भगवान होते हैं या कुछ और होते हैं उनके चित्र बना देंगी। जैसे ही वो होता है वो चर्चा बाजार में आ जाती है, अचानक से वह और उसके प्रति लोगों का रुझान बढ़ जाता है। तो ये सब भी प्रपंच रचे जाते हैं। तो ये हमें समझना है। ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बताया, ब्रांड की रिकॉल वैल्यू, स्मृति क्या होता है। किसी भी ब्रांड की रिकॉल वैल्यू बाजार से जाने के बाद भी अभी बाटा जब वापस फिर से लौटता है तो उसकी एक रिकॉल वैल्यू थी, लोगों के दिमाग से अभी वो गया नहीं था। तो बाटा आज भी है, उस मजबूती से ना सही लेकिन बाजार में बना हुआ है। तो फिल्म विवादित होते ही है ना, तो चर्चा में आ जाती है। उसके विश्वास धारणाएं तोड़ते हुए विज्ञापन को भी अपनी जड़ता के साथ विज्ञापन नहीं बनाना है, उसको भी बहुत से विषयों पर काम करना है। जड़ तरीके से यदि कोई विज्ञापन बनाए जाएंगे, धारणाओं को लेकर बनाए जाएंगे, तो विज्ञापन लंबे समय तक नहीं चलने वाले हैं। तो ब्रांड के बारे में आपको बताया, ब्रांड एम्बेसडर कैसे तय होता है। और अब मैं बता रहा हूं ब्रांड कंसल्टेंसी के बारे में। एक नया शब्द है आपके लिए। ब्रांड कंसल्टेंसी का काम क्या है, प्रमुख उत्पादों को ब्रांड के तौर पर स्थापित करना। ये क्या करती है कि आप जो भी उसके लिए काम देंगे, जैसे आप विज्ञापन एजेंसी का काम कर रहे हैं, कोई मोबाइल वाला, नया मोबाइल वाला बाजार में आया, उसने अपना एक प्रोडक्ट बनाया, मान लीजिए उसने कहा कि इसको आपको बाजार में ब्रांड के तौर पर स्थापित करना है, और आपके पास वो कंसल्टेंट लेना, सलाह लेने के लिए आया, तो आपने उसको कंसल्टेंसी के तहत कहा कि नहीं, हम इसके लिए ये अभियान चलाने वाले हैं, इस तरह से आपका जो प्रोडक्ट है बाजार में हम इतने वर्ष बाद, इतने समय के बाद स्थापित कर देंगे। उनके पास ये पूरी स्ट्रेटजी होती है कि कैसे हमें इस ब्रांड को बाजार में स्थापित करना है। उसके लिए वो पहले उससे जुड़े और जो प्रोडक्ट होते हैं उनका सर्वे करते हैं, उनके बारे में देखते हैं, उस प्रोडक्ट में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं। जो खामी या कमी लगती है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट की जो प्राइस है वह 110 है, 110 रुपये है, तो हम क्या करेंगे कि अपना प्रोडक्ट का 95 कर दिया, वही क्वालिटी दे दी। तो उससे एक प्राइस का मैंने आपको बताया था, उसकी पैकेजिंग को देखकर, उसके नाम को देखकर, उसके ब्रांड एम्बेसडर को देखकर, अनेक बार बहुत सारे प्रोडक्ट्स केवल इसलिए बिकते हैं उसका ब्रांड एम्बेसडर फला आदमी। कोई व्यक्ति यदि बड़ा आदमी बन जाता है तो उसकी मास अपील इतनी अनूठी होती है। इस समय आप देखते हैं कि कियारा आडवाणी को आप देखते हैं, ढेर सारे विज्ञापनों में वो आपको मिल जाएंगी। ढेर सारी हीरोइन, आप करीना कपूर को देखिए, अनुष्का शर्मा को देखिए, कटरीना कैफ को देखिए, धीरे 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 वो पर्दे से गई ना, वो विज्ञापनों में नहीं दिखती है। तो किसकी मास अपील ज़्यादा है, किसकी कौन सा वर्ग उनको पसंद कर रहा है। सारा अली खान भी आपको विज्ञापनों में दिख रही हैं। तो कौन व्यक्ति, कौन सी ब्रांड, कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है और उसकी कितनी पब्लिक के बीच अपील है, गर्ल्स के बीच में किसकी ज़्यादा अपील है, उसको हम कैसे लेके आ रहे हैं, उसको वो रोल मॉडल कैसे मार रही हैं। देखिए ब्रांड का काम ये है। अब तो रोल मॉडल के, हालांकि हम जिस दौर में हैं, आदर्श और रोल मॉडल की परिकल्पना लगभग समापन की तरफ है, लेकिन यूथ के आइकॉन और रोल मॉडल तो आज भी यही खिलाड़ी हैं, अभिनेता हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द वह देखता है चीज़ों के लिए। तो ब्रांड कंसल्टेंस कंपनी के मार्गदर्शन में काम किया जाता है और फिर धीरे 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 उस ब्रांड को हम ग्रूम करते हैं, आगे ले जाते हैं। प्लान, जर्नल, मार्केटिंग, सभी पर, प्लान पर भी, मार्केटिंग पर भी, सभी पर आपको काम करना है, सभी पर आपकी नज़र रहेगी। ये सब चीज़ें जब आप समझ जाएंगे तो कोई भी, ये बहुत बड़ा टास्क है।
एक विज्ञापन के विद्यार्थी के लिए कि आपको एकदम अननोन सा प्रोडक्ट आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि आपको हम 6 महीने या 1 साल का टाइम दे रहे हैं, इस प्रोडक्ट को आपको बाजार में न सिर्फ स्थापित करना है अपितु इसको ब्रांड के तौर पर लोगों के अवचेतन तक पहुंचाना है। तो ये जिसने कर दिया वो समझ लीजिए विज्ञापन की दुनिया में वह कभी असफल नहीं हो सकता है। उसके लिए बहुत बारीक, बहुत सूक्ष्म तरीके से उसको अपने अलग अलग पहलुओं पर काम करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। मैंने आपको बताया मूल्य भी देखना पड़ता है, कंटेंट भी देखना पड़ता है, क्वालिटी भी देखनी पड़ती है, सर्विस भी देखनी पड़ती है। आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ धीरे धीरे लोगों के जेहन में चली जाती है। कंटिन्यूसली हम लोग कम्युनिकेशन में पढ़ाते हैं, क्लियरिटी के साथ अपनी बात करना है, कंटेंट के साथ बात करना है, क्रेडिबिलिटी बना के रखना है, कंटिन्यूसली उसकी कैंपेन चलाना है। ये सब चीज़ें यदि आप करते हैं तो फिर वो ब्रांड आप बाजार में स्थापित कर देते हैं। अनेक ब्रांड जो हैं ऐसे लोगों ने एकल व्यक्ति के परिश्रम से, एकल व्यक्ति ने उस ब्रांड को स्थापित किया बाजार में और आज वो ब्रांड 20 सालों बाद, 30 सालों बाद बाजार में स्थापित हो चुका है और आज भी उसका नाम वैसा ही चल रहा है। तो ब्रांड प्रबंधन का जो सिद्धांत है, थोड़ा सा मैं ब्रांड प्रबंधन का जो सिद्धांत है वो समझाने का प्रयास करता हूं। ब्रांड के प्रति निष्ठा का सिद्धांत, निष्ठा, हमारी किसी ब्रांड को लेकर कैसी निष्ठा, एक उसको लेकर एक पूरा थ्योरी गढ़ी गई है। ये बहुत विस्तार में है, मैं आपको संक्षेप में कुछ बातें बताना चाह रहा हूं कि वो निष्ठा कब बनती है हमारी ब्रांड को लेकर। जब पीढ़ी दर पीढ़ी वो ब्रांड हमारे घर से, हमारे परिवार से कनेक्ट रहता है और हम उसके बगैर अपने जीवन की शुरुआत नहीं कर सकते, अपने किसी काम की शुरुआत नहीं कर सकते, तो ब्रांड से हमारा एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, एक इमोशनल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, एक पॉजिटिव उसका जो हमें फीडबैक मिलता है। आप देखिए आपके प्रत्येक शहर में एक पर्टिकुलर मिठाई की दुकान होगी, एक पर्टिकुलर किराने की दुकान होगी, जनरल स्टोर्स की दुकान होगी, एक स्टेशनरी की दुकान होगी और एक बड़ा वर्ग आंख बंद करके उसी दुकान से अपना सामान लेने के लिए जाता है। एक ऑटोमोबाइल्स की दुकान होगी, इस तरह से हर जगह होती है। और उस दुकान से एक कोई ज्वेलर्स की दुकान होगी जहाँ से पीढ़ियाँ ले रही हैं और आंख बंद करके कि हाँ ये बड़ा खरा सोना देगा, खरी चीज़ हमारे लिए देगा, उसकी एक अपनी एक क्रेडिबिलिटी बन चुकी है। तो धीरे 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 वो एक ब्रांड के तौर पर स्थापित हो जाता है। और ब्रांड का मूल्यांकन टाइमली हमें अपने ब्रांड का वैल्यूएशन भी करना चाहिए। ये नहीं कि हमने अपना ब्रांड बाजार में भेज दिया और नहीं, उस ब्रांड की मॉनिटरिंग करना, उसका प्रॉपर वैल्यूएशन करना और यह देखना कि उसके प्रतिस्पर्धा में दूसरा कोई ब्रांड आकर उसको पीछे तो नहीं कर रहा है, उससे टक्कर लेने तो नहीं आ रहा है। यदि टक्कर लेने आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, हमें अपने ब्रांड में तुरंत वो बदलाव करना पड़ेंगे। वो कैसे करने पड़ेंगे? जैसे मान लीजिए कि आप अपने ब्रांड का जो एडवर्टाइजमेंट है एक साधारण मॉडल से करा रहे हैं और दूसरा जो आपका कॉम्पिटिटर है वो एक बड़े सेलिब्रिटी को लेके आ गया। आप अपना विज्ञापन अखबारों में दे रहे हैं, होर्डिंग्स लगा रहे हैं, वो आपने प्राइम टाइम के चैनल्स पर दे रहा है, स्पॉन्सरशिप भी ले रहा है, T20 में भी ले रहा है। धीरे 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 आप देखेंगे कि वो ब्रांड लोगों के बीच ज़्यादा चला गया साइकोलॉजिकल तौर पर। तो हमें उसका मूल्यांकन करना पड़ता है कि यदि इसने अपने प्रोडक्ट में फला व्यक्ति को सेलिब्रिटी बनाया है तो क्या हम उससे कोई और हाई क्लास का व्यक्ति, ऐसा कोई जिसकी और बड़ी अपील हो, उसको लेके आ सकते हैं। ये जिस माध्यमों का उपयोग कर रहा है तो उसके पैरेलल कौन से माध्यम, क्या हम मोबाइल के मीडिया के माध्यम से जा सकते हैं या यूट्यूब को अपना सकते हैं, हम कैसे उसको पैरेलल डिफीट देना है, इसका मूल्यांकन जब करेंगे तभी तो उसको डिफीट दे पाएंगे। तो ब्रांड निष्ठा का सिद्धांत हमें समझना पड़ेगा। ब्रांड के प्रति हमारे कस्टमर की और कंज्यूमर की एक निष्ठा जो है वह बनी रहे, किसी भी सूरत में बदले ना। और आने वाले, जैसे कोई अखबार है, अखबार भी ब्रांड बन जाता है। और आप देखते हैं कि एक अखबार 3 पीढ़ियों से, हम लोगों के समय आप बहुत पहले आप देखते हैं नई दुनिया, इंदौर तरफ का जो कल्चर है मालवा में, वहाँ एक ब्रांड था नई दुनिया। अब नई दुनिया अखबार वहाँ लोगों के अवचेतन में बसा हुआ था पीढ़ियों से। राजस्थान में जाएंगे तो राजस्थान पत्रिका है, झारखंड जाएंगे तो वहाँ प्रभात खबर है, तो ऐसे अलग अलग अखबार, बंगाल जाएंगे तो वहाँ पर आनंद बाजार पत्रिका है। तो ये भी कहीं ना कहीं परंपरागत तौर पर एक पीढ़ी उसको पढ़ रही है,
फिर दूसरी पढ़ रही है, फिर तीसरी भी लेगी उसके लिए। तो ये कंटिन्यूअसली चलने वाली प्रोसेस है ब्रांड की। तो हमें इस बात को समझना है कि हमारे कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, उनको हम कैसे ठीक करेंगे, उनसे हम कैसे फाइट करेंगे, क्योंकि फाइट भी करना पड़ता है कई बार ब्रांड को अपने बाजार में स्थापित करने के लिए। उनसे इमोशनल अटैचमेंट बनाया आपने, ब्रांड का सिद्धांत कहता है उन सभी अंगों पर ध्यान देने की जरूरत है जो प्रबंधन के लिए जरूरी है। ग्राहक से संबंध कैसे स्थापित करना है, मूल्य आधारित ब्रांड, तो ग्राहक से आपने संबंध स्थापित कर लिए। आप तो ग्राहक से कैसे संबंध स्थापित होंगे, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कोई भी ग्राहक किन बातों से प्रभावित होता है। हम लोग प्रतिवर्ष एक ज्वेलरी के यहाँ जाते हैं, ज्वेलरी शॉप पर, तो वो दिवाली पर अपने जितने भी कस्टमर्स हैं ईयरली, उनको एक बेहतरीन उपहार कुछ ना कुछ अवश्य देगा। तो एक मिठाई का डिब्बा देगा, उपहार देगा। तो कैसे उसने देख लिया, आप नहीं जाएंगे तो आपके घर तक भेज दिया जाएगा, क्योंकि आप उसके साल भर के कस्टमर हैं। तो कैसे उन्होंने, आप अखबार वाले भी देखते हैं, कैसे आप अखबार वाले आपको देते हैं, अलग से एक बॉक्स दे देते हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट इस तरह से देने के बाद उनको लगता है कि हम आपसे कैसे कनेक्ट रहे आए। तो छोटी छोटी बातों से चांदी का सिक्का भेज देंगे आपके लिए। ये सब कुछ नहीं है, केवल इमोशनल अटैचमेंट है। वो कहते हैं कि आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, आपको ये महसूस कराने के लिए कि आप उनके ही परिवार का एक हिस्सा हैं और हम आपसे उसी भावना से जुड़े हुए हैं, एकदम पवित्र निस्वार्थ भावना से जुड़े हुए हैं। जब ये भाव आप लोगों के बीच कम्युनिकेट कर देते हैं एक बार, तो फिर ब्रांड के तौर पर सारे के सारे जो सिद्धांत हैं आपके, कुल मिला के इस सब का लब्बो-लुआब ये निकलता है कि हमें ब्रांड के तौर पर यदि स्थापित होना है तो साइकोलॉजिकल तौर पर लोगों के मानस को पढ़ना होगा, अलग अलग वर्ग के मानस को पढ़ना होगा। उनको पढ़ने के बाद यदि हमने अपने ब्रांड को उनके हिसाब से अपडेट नहीं किया, अपने आप को तैयार नहीं किया, कंपटीशन के लिए तैयार नहीं किया, तो बाजार से आप छिड़क दिए जाओगे। तो विज्ञापन के विद्यार्थी हैं आप और ब्रांड नहीं जानते, ब्रांड की समझ हो आपके लिए, इसलिए मैंने इतनी विस्तार से आपसे सारी बातें की है। आपके अंदर ढेर सारी जिज्ञासाएं भी पैदा हुई होंगी और होना भी चाहिए जिज्ञासाएं, कई तरह के प्रश्न भी निकलेंगे, किंतु उन सब का समाधान मैंने इस व्याख्यान में यथासंभव करने का प्रयास किया है। इसके बावजूद यदि आपको ऐसा लगता है कि हम ब्रांड कंसल्टेंसी में और ब्रांड प्रबंधन के सिद्धांत को और विस्तार से जानना चाहते हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि आपको सचित्र उसके बारे में और भी बातें बताएं, क्योंकि पाठ्यक्रम में ये सब चीज़ें आपके दी हुई हैं। आप जब विज्ञापन में या मैनेजमेंट के पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसमें, कि इसमें किन किन चीज़ों की क्यों ज़रूरत है, उनकी आवश्यकता के बारे में बताया जाएगा। और इन सबको समझने के बाद आप विज्ञापन को और ब्रांड को, ब्रांड एम्बेसडर के चयन को, उन सब बिंदुओं को बहुत बारीकी से और ठीक से समझ पाएंगे। मुझे लगता है ये विज्ञापन आपकी ये समझ विकसित जरूर करेगा कि ब्रांड एम्बेसडर कल यदि हमें चुनाव करना है कंपनी के लिए, एजेंसी के लिए, तो किन पैरामीटर्स का हमें ध्यान रखना है और कब उस ब्रांड एम्बेसडर को यदि उसकी अपील नहीं हो रही है तो बाजार से बाहर भी कर देना है। इसके साथ आप ऐसा विज्ञापन बनाएंगे तो टेलीविज़न मीडिया, प्रिंट मीडिया, किसी भी तरह के आउटडोर मीडिया के लिए तो सफल होगा। हम यही चाहते हैं कि आपका बनाया विज्ञापन लोगों को प्रभावित करे और सेल्स को इंक्रीज भी करे। बहुत बहुत धन्यवाद।